Hello guys, welcome back to my classes. Where is the pen? Here is the pen eraser. Select कर रखा है मैंने यार, एक सेकंड रुको. हाँ भाई guys, welcome back to my classes. I am दीक्षांत और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी. और पॉलिटी में अगर बात करें तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. और ये जो चैप्टर चल रहा है इट इज़ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. रेफरेंस जो ये बुक है ये आप लोगों को सभी को पता होगा. इट इज़ वेरी फेमस बुक. इट इज़ लक्ष्मीकांत सर की बुक है ये, इंडियन पॉलिटी. एंड 6th एडिशन मैं रेफ़र कर रहा हूँ. 6th एडिशन इज़ द रेफरेंस. तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द क्लास. अगर आपके पास अभी लक्ष्मीकांत सर की बुक है तो ओपन इट राइट नाउ. और रुको यार, हाँ तो ओपन इट राइट नाउ और साथ साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज ऑल्सो. देखो भाई, इससे पहले वाला चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे ऑलमोस्ट सेम या फिर सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर. उसमें अपन ने पढ़ा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बनता है एक लॉ के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा, ठीक है. और वो एक्ट कौन सा था? उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के ही वजह से अपने पास NHRC बनता है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस बनते हैं. ये लिखा है साफ साफ यहाँ पे, ये चीज़ लिखी हुई है. और इस एक्ट के वजह से फिर अपने पास आज की डेट में 26 स्टेट्स के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है. और ये जो बने हैं ये ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन से बने हैं. तो अब देखिए कि आपका कौन सा स्टेट है. और अगर आपके स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करें. स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है? देखो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का इंक्वायर कर सकता है अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हों. और वो कौन से सब्जेक्ट्स के ह्यूमन राइट्स को इंक्वायरी करेगा? वो करेगा स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स को और कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स को, ठीक है. और ये सभी को पता है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट ये सारी की सारी किसके अंदर दी हुई हैं? ये 7th शेड्यूल के अंदर दी हुई हैं. हाउएवर, इफ एनी सच केस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड बाय NHRC या फिर किसी और स्टैट्यूटरी कमीशन है जो कि वो वायलेशन ह्यूमन राइट्स को इंक्वायर कर रहा है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर इंक्वायरी करे, ठीक है. सिंपल. अब देखो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो किसी यूनियन टेरिटरी का भी काम देख सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को ये पावर दे सकती है कि वो यूनियन टेरिटरी की जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन है उनको भी इंक्वायर करे, ठीक है. लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहा है उसको डील करेगा ओनली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब देखो इसके अंदर कौन कौन आता है. अपन ने थोड़ी देर इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें पढ़े था कि भाई NHRC के अंदर ये लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं वो अपन ने पढ़े थे. ऑलमोस्ट सेम सिमिलर इसकी कंपोजिशन है. इट इज़ ए मल्टी मेंबर बॉडी. इसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है. चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन क्या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या फिर जज हो हाई कोर्ट का, ये चेयरपर्सन होगा. और मेंबर्स की अगर बात करें तो मेंबर्स जो होना चाहिए सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा स्टेट का. अगर डिस्ट्रिक्ट जज होगा स्टेट का तो उसको कम से कम 7 साल की डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो क्या बताया? एक चेयरपर्सन हो गया, चेयरपर्सन के अलावा एक मेंबर हो गया जिसके बारे में अपन ने बात की. और जो दूसरा मेंबर जो होगा वो मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर. अपन ने NHRC में पढ़ा था कि जो उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. यहाँ पे कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर. और इट इज़ these persons and the chairpersons are appointed by recommendation of committee. और उस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर भाई साहब होंगे,
स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, स्टेट होम मिनिस्टर होगा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। देखो गाइज, ये लोग, ये पूरी की पूरी कमेटी है जो कि रिकमेंड करेगी गवर्नर को, और इनके रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर अपने पास चेयरपर्सन मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जाके कमेंट करके बताओ कि NHRC के जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं वो किसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब उस कमेटी के अंदर कौन कौन होता है। इन केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसकी जो ये कमेटी है, कौन सी कमेटी, ये वाली कमेटी, इस कमेटी के अंदर चेयरमैन ऑफ काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर अपन कोई मेंबर या फिर चेयरपर्सन जो कि सिटिंग जज है हाई कोर्ट का, अगर उसको अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपने को कंसल्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स टर्म की बात कर लेते हैं गाइस। चेयरपर्सन मेंबर्स जो है वो कम 3 साल के लिए टर्म 3 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करता है या फिर 70 साल की उनकी उम्र हो जाए। ठीक है, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम अपन NHRC में पढ़ा था। इनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्दो द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, देखो ये रिमूवल की बात हो रही है कि इनको अपॉइंट तो कर रहा है गवर्नर भाई साहब, लेकिन इनको रिमूव करेगा तो रिमूवल इज डन ओनली बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय गवर्नर। ये एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप की क्वेश्चंस UPSC घुमाना पसंद करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव। अब रिमूवल के ग्राउंड्स देख लेते हैं अपन। तो रिमूवल के ग्राउंड्स क्या क्या है कि अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट है, ड्यूटी के टाइम या फिर ऑफिस जब उसने होल्ड कर रखा है उस टाइम किसी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो इंगेज हो रहा है, पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर वो इन्फॉर्मेटी ऑफ माइंड या बॉडी है तो उस इट इज़ ऑल्सो कंडीशन कि उसको हटाया जा सकता है। अगर अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड कौन डिक्लेयर करेगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर वो आदमी का अनसाउंड माइंड है तो उसको हटाया जा सकता है। इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो उसको हटाया जा सकता है। इन सब कारणों के अलावा अगर कोई चेयरमैन या फिर मेंबर मिसबिहेवियर कर रहा है या फिर इनकेपेबल है तो उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे प्रूव्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, इन दीज केसेस प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। अगर रिमूवल का ग्राउंड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है तो इन केसेस के अंदर प्रेसिडेंट किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा जो रीज़न है वो ठीक है हटाने का, तो उसको प्रेसिडेंट आराम से हटा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया रिमूवल वाली बात। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। चलो भाई तनख्वाह की बात कर लेते हैं। अब सैलरीज, अलाउंसेस और सारी कंडीशंस जो हैं, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो मेंबर हो, वो डिटरमाइन, उनकी सारी डिटर्मिनेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट। एक बार ये लोग अपॉइंट हो गए तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हमने तुमको 80,000 तनख्वाह के ऊपर रखा था, अब हम तुम्हारी तनख्वाह कर रहे हैं 40,000। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इनकी जो कंडीशंस हैं, सैलरी है, अलाउंसेस है, कैन नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहा है कि देखो भाई अगर गवर्नमेंट यूँ कहे कि भाई मैं तेरी सैलरी है ना 80,000 से 40,000 कर दूंगा, तो फिर वो यूँ कहेगा क्यों कर रहे हो। कोई भी चेयरपर्सन होगा या फिर मेंबर होगा वो चाहे होगा ना कि भाई उसकी सैलरी कम ना हो, तो गवर्नमेंट कहेगी कि यार तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरी सैलरी 40,000 कम करने की बजाय मैं तेरी सैलरी कर दूंगा 1,20,000। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ऐसा होगा कि वो अपनी ऑफिस के अंदर इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कह रखा है कि अगर वो एक बार बंदा अपॉइंट हो गया तो उसकी सैलरी उसकी डिसएडवांटेज के लिए नहीं की जा सकती, मतलब उसकी डिसएडवांटेज पे उसकी सैलरी डिसाइड नहीं की जा सकती। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि ये सारे के सारे जो प्रोविज़न है कि उसको किस कंडीशंस पे हटाया जाए, उसकी सैलरी कौन डिटरमाइन कर रहा है, उसकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता उसके अपॉइंटमेंट होने के बाद। तो ये इसलिए कर रखा है कि ताकि वो ऑटोनोमसली, इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली अपना फंक्शन कर सके। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है। देखो, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गए हैं या फिर
नेग्लिजेंस किया गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेट होने के बाद अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, देखो भाई किसी ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, अब पब्लिक सर्वेंट है वो कंसर्न्ड है कि भाई अगर ह्यूमन राइट वायलेट होगा तो मैं ध्यान दूंगा, लेकिन उसने नेग्लेक्ट कर दिया कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे तो हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को क्या मतलब। तो उस केस में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायर करेगा, या फिर खुद बिना किसी पिटीशन के या फिर पिटीशन प्रेजेंट करने के ऊपर वो क्या करेगा, इंक्वायर करेगा। तो यही जो फंक्शन है, अपन ने ये फंक्शन सारे के सारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पढ़े थे। मैं जल्दी जल्दी को रिपीट कर देता हूँ कि देखो, अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ऐसी कोई प्रोसीडिंग है जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, उसके अंदर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन कर सकता है। जेल हो गई, डिटेंशन प्लेसेस हो गए, तो वहाँ जाएगा और जेल्स को, डिटेंशन प्लेसेस को स्टडी करेगा कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। अगर लिविंग कंडीशंस बढ़िया नहीं है तो रिकमेंडेशन देगा कि हाँ भाई इनकी लिविंग कंडीशन सुधारो। कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे लीगल सेफगार्ड्स जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं उनको रिव्यू करेगा। उनको रिव्यू करने के बाद देखेगा भाई इनमें कुछ कमी है तो वो कहेगा कि हाँ भाई चलो ये कमी है तो मैं ये रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, तो इनको तुम इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। फैक्टर्स जैसे कि टेररिज्म हो गया, ऐसे फैक्टर्स जो कि ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करने में बाधाएं डाल रहे हैं, तो उन फैक्टर्स को रिव्यू करेगा। उन फैक्टर्स को रिव्यू करने के बाद क्या करेंगे कि रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई ये रेमेडीज़ हैं, ये रेमेडीज़ के बाद अब तमीज़ से ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स फील्ड के अंदर रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी, ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी को स्प्रेड करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हाँ भाई ह्यूमन राइट्स भी कुछ होते हैं, तो उनकी लिटरेसी को स्प्रेड करो, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ये सब होएगा। एनजीओज, ऐसी एनजीओज जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई हैं उनको इनकरेज करने को मांगता है। ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लेना, मेरा पढ़ने का मन नहीं है इसको, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी अपन ने, इससे पहले वाले लेक्चर में। अब किस तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसका काम क्या है बेसिकली, ये खुद की पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, किस तरह से काम करेगा। जैसे कि अपन ही कभी कभी अपने को लगता है कि अपन ही भगवान है, वो वाली बात है, अपन ही अश्वत्थामा है, तो वही है ये कि भाई मेरा काम है, मैं अपने तरीके से करूँगा। इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। जब अपने प्रोसीडिंग्स कर रहा है, किसी चीज़ में इंक्वायरी कर रहा है, तो इसके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर है। तो सिविल इंक्वायरी कर रहा है, प्रोसीडिंग कर रहा है, तो उस टाइम सिविल कोर्ट की पावर कैसे है कि भाई ये कह सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से वो अपने को ला के दीजिए भाई साहब, तो पावर होगी कि नहीं होगी। कमीशन इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर, ये इसकी एक खामी है कि भाई कोई काम, कोई मान लो ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, तो उस ह्यूमन राइट वायलेशन को बीते हुए 1 साल हो गए, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन, ये इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि भाई अब जाके मैं इंक्वायर करूं, 1 साल के अंदर अंदर इंक्वायरी करनी है। तो ये सारा का सारा इसमें यही लिखा हुआ है यहाँ तक। अगर इसने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है, क्या करेगा, पहले इसने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करने के बाद ये कुछ अपना काम करेगा, ठीक है। तो इंक्वायरी करने के बाद ये स्टेप्स उठा सकता है। कौन कौन से स्टेप्स, कि स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेगा कि जिस बंदे को ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं या जो बंदा विक्टिम है उसको कंपनसेशन दिया जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, उसको रिकमेंड करेगा कि जिस पब्लिक सर्वेंट ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है उसके अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग्स चालू करो भाई, ठीक है। रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी को कि जब तक आप जिस बंदे के साथ ह्यूमन राइट्स को वायलेशन हुआ है उसको कुछ कंपनसेशन नहीं दे पा रहे हो, कुछ रिलीफ नहीं दे पा रहे हो, तब तक इमीडिएट इंटरिम रिलीफ दी जाए, तत्काल प्रभाव से रिलीफ दी जाए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर और रिट्स, ठीक है। अब अपन ने ये सारी चीज़ देखी कि भाई उसने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद ये काम करेगा। इन तीनों लाइनों में, जितने भी ये 3 लाइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है रिकमेंड, रिकमेंड, रिकमेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसका जो काम है इट इज़ रिकमेंडेटरी इन नेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मेनली, यूपीएससी आपसे एग्जाम में कहेगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
का फंक्शन इज ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। अगर ओनली लगा दिया तो वहां पे लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। इट हैज नो पावर टू पनिश वायलेटर्स ऑफ द, बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि ये वायलेटर्स को पनिश कर सके। ना ही जो विक्टिम्स है उनको ना ये रिलीफ दे सकता है, किसी टाइप की मॉनिटरी रिलीफ नहीं दे सकता। ये सिर्फ गवर्नमेंट को कहेगा कि भाई मॉनिटरी रिलीफ दे दे विक्टिम्स को। नोटेबली इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगा कि भाई मेरे पिताजी को, यार पिताजी ये काम करना है, तो मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, मैं उनके ऊपर ये नहीं कह सकता कि ये काम करना ही करना है। समझ रहे हो? तो वही बात है। बट इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस विद इन 1 मंथ। ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसने गवर्नमेंट को कहा, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई आपको ये काम करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया उस एक्शन के बारे में एनएचआरसी को इन्फॉर्म करना है विद इन 1 मंथ कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि हे एनएचआरसी देवता, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, आपने ये रिकमेंडेशन दी तो हमने ये काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। और इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या होता है? इन रिपोर्ट्स में ये होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो जो एक्शन लिए हुए हैं वो सारे के सारे इस रिपोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। ये एक्शंस प्लस रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट के अंदर, प्लस अगर इन रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो क्या कारण है, क्या रीज़न है, किस कारण की वजह से स्टेट ने एक्शन नहीं लिया, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर होगा। ये सारा का सारा इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की बात करेंगे अपन, और ये 2019 का अमेंडमेंट है, इसके बाद अपना ये चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये वही एक्ट है जिसको अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि इट इज़ प्रोवाइडिंग अस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, ठीक है। ये अपने को ह्यूमन राइट कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने की भी पावर देता है, ठीक है। मतलब प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट। और ह्यूमन राइट कोर्ट कहाँ बनेंगे? ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने की बात होती है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि स्पीडी ट्रायल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। साफ सिंपल बात है। दीज कोर्ट कैन बी सेटअप बाई द स्टेट गवर्नमेंट ओनली विद कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। एग्जाम में आपके पास स्टेटमेंट आएगा कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट विद परमिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगर ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि जो कह दे कि जाओ भाई कोर्ट बना लो। कोर्ट कौन बनाने कहेगा? कोर्ट बनाने के लिए कहेगा कि हाई कोर्ट है। यार हाई कोर्ट इतना सुप्रीम है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की कहाँ से इसमें औकात आ गई? तो अगर अपने को ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनाने हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट किसकी परमिशन से बनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। फॉर एवरी ह्यूमन राइट कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट्स एन एडवोकेट जिसने 7 साल के लिए प्रैक्टिस किया हो एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये अपनी ह्यूमन राइट्स कोर्ट हो गई। अब अपन देखते हैं कि 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो एक्ट के बारे में देख लेते हैं। और अमेंडमेंट किसके अंदर आया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर ये दे रखा है, देखो भाई, ए पर्सन हु हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो मेड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, ठीक है। पहले क्या था? पहले सिर्फ ऐसा था कि चीफ जस्टिस जो है वही बन सकता है एनएचआरसी का चेयरपर्सन, लेकिन अब चेंज हो गया। इसने क्या किया? इट इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी फ्रॉम 2 to 3। एनएचआरसी के अंदर कितने मेंबर थे? पहले 2, अब कर दिए 3। अब इन 3 मेंबरों में से कम एक जो मेंबर होगा दैट शुड बी वीमेन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीमेन ऐड कर दी गई है इसमें। पहले क्या था? इट मेड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बीसी
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड as well as Chief Commissioner for Persons with Disabilities as ex officio members of National Human Rights Commission। अब ex officio members इसके अलावा और भी हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, इसके अलावा एक आधी बॉडीज़ और हैं, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी बॉडीज़ के चेयरपर्सन आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स फॉर NHRC। लेकिन इन लोगों को अभी 2019 में ऐड किया गया। It reduced the term of chairperson of members of NHRC as well as the State Human Rights Commission from 5 to 3 ईयर। पहले जो काम करने की अवधि थी वो 5 साल थी, अब वो कर दी 3 साल, ठीक है। एंड इट ऑल्सो मेड देम एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये अपन ने पढ़ लिया है। इट प्रोवाइडेड दैट पर्सन हु हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो मेड एलिजिबल, ये देखो ये पढ़ लो, ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आ गया है, ये ऐसी लाइन अपन ने ऊपर भी पढ़ी थी। इट प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अपॉन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कह सकता है कि तुमको यूनियन टेरिटरी का भी ह्यूमन राइट्स वाला काम संभालना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के लिए ऐसा नहीं है। दिल्ली की जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन वाला काम है वो सारा का सारा NHRC देखेगा, ये अपन ने पढ़ लिया पहले। इट प्रोवाइडेड दैट सेक्रेटरी जनरल ऑफ NHRC shall exercise all administrative and financial powers except judicial functions and power to make regulations subject to control of chairperson। इसको आप पढ़ सकते हैं, इस टाइप की जहाँ पे ये उठपटांग आ जाता है ना काम, आप जब तक सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं, चेयरपर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तब तक UPSC इज लाइक वेरी नॉर्मल। लेकिन जैसे सेक्रेटरी जनरल आ गया, अब UPSC कान खड़े हो जाएंगे, क्या इस चीज़ के बारे में लोगों को पता है, तो ये स्टेटमेंट डाल देगा, तो आप इसको पढ़ लो, इट मे बी इम्पोर्टेंट। इट प्रोवाइडेड दैट सेक्रेटरी ऑफ, अब ये जो लाइन थी ना, ये सेम लाइन इन्होंने अप्लाई कर दी यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, बस कुछ नहीं है इसमें। तो और ये रेफरेंस अपन ने देखे नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज इस वीडियो में अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया है ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देख रहे थे माई क्लासेस, अपने चैनल का नाम है माई क्लासेस है, एंड आई एम दीक्षांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे अपने जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है इट इज़ CIC, अभी भी अपनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ चल रही हैं, इनको अपन जल्दी से कवर अप कर देंगे, और ऐसे करते करते अपन लक्ष्मीकांत सर की ये पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी ख़त्म कर ही देंगे। ठीक है गाइज, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। आई एम दीक्षांत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद, जिंदाबाद। बाय बाय।